हेलो हेलो हेलो। आरंभ सीरीज के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक्स जो कि क्लास 12th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से लिया गया है। आज आप इस सीरीज के अंतर्गत आप अपने अभिषेक भैया यानी मेरे साथ जो है कूलॉम्स लॉ के बारे में समझने वाले हैं। कूलॉम्स ने कौन सा लॉ दिया था, किसके बेस पे दिया हुआ था, उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे लगने वाले हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें हम लोग जो है इस एक लेक्चर के अंतर्गत सब कुछ समझने वाले हैं बच्चा। अगर आपको याद होगा तो इस सीरीज के अंतर्गत मैंने इसी चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते थे, इन सारी बातों पे डिटेल्स में बात किया हुआ था बच्चा। आपको अगर याद होगा तो आपको बताया गया था कि जो भी अपने पास जो है सेम टाइप के चार्ज पार्टिकल होते हैं वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं बच्चा, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि जो अपोजिट टाइप के चार्ज पार्टिकल होते हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। जैसे अगर मैं आपको एक मिनट बोल दूं कि अपने पास कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और उसे r डिस्टेंस की दूरी पर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दे दिया जाए तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे बच्चा। कौन सा फोर्स लगाने वाले हैं? ये एक दूसरे पर रिपल्सन का फोर्स अप्लाई करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। इसी प्रकार अगर जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अपने पास कोई है, इसको भी अगर r डिस्टेंस की दूरी पे रखा जाता है तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल भी एक दूसरे को कौन सा फोर्स लगा रहे होंगे? रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे, रिपेल कर रहे होंगे। क्यों रिपेल कर रहे होंगे? क्योंकि मैंने आपको बता रखा था कि चार्ज की प्रॉपर्टी है, सेम टाइप के चार्ज पार्टिकल जो भी एक ही प्रकार के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर यहीं पर कोई जो है अपोजिट टाइप के चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए, जैसे एक मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को r डिस्टेंस की दूरी पे रखा है, तो डेफिनेटली ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे बच्चा। इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, चार्ज पार्टिकल के बीच में एक इंट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, अच्छा लगा। लेकिन अब हमको ये पता लगना चाहिए कि क्या ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को कितने मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर रहे हैं बच्चा। इसी बात को बताया था हमारे कूलाम अंकल ने, कूलाम चाचा ने बस इतना ही बताया हुआ था कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चा। उन्होंने बोल रखा था कि दोनों चार्ज पार्टिकल पे जितने भी आवेश होते हैं, जितने भी इनके पास आवेश प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इन आवेशों के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तथा इनके बीच की दूरी के जिनके r डिस्टेंस है बेटा, जो है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है उसकी हेड लगाते हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से प्यार से समझते हैं। ये तो छोटी सी बात थी जो हम लोग ऑलरेडी इससे पहले कर चुके हैं बच्चा। तो चलिए मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ और हेड लगाता हूँ कूलॉम्स लॉ क्या होता है। चलिए लगाते हैं हेडिंग जो है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ बच्चा, अगर कूलॉम्स लॉ के बारे में बात किया जाए तो कूलॉम्स का नाम था चार्ल्स कूलॉम। चार्ल्स कूलॉम ने टॉर्जन बैलेंस नाम की एक युक्ति का प्रयोग किया था आवेशों के बीच में, चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। बच्चा ये जो टॉर्जन बैलेंस नाम की युक्ति है इसको चार्ल्स कूलॉम अंकल ने ही इन्वेंट कर रखा था और उन्होंने इसी का प्रयोग करके बताया कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को कितने मैग्नीट्यूड से इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं। बच्चा उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला रखा था कि मान लो अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, इसका नाम मैंने बोल दिया Q1, और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है जिसको मैं r डिस्टेंस की दूरी पे रखता हूं, इसको मैंने बोल दिया Q2। इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम लोग F ऑफ E से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स आवेशों के मल्टीपल के अनुक्रमानुपाती होता है। आई मीन Q1 इंटू क्या होने वाला जो है Q2 आने वाला है। और आवेशों की बीच की दूरी बेटा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r²। द इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ द चार्जेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। बेटा अब देखो ध्यान से, ये अगर मैं इनको साथ में लिखता हूं तो क्या मिलने वाला है? F ऑफ E इक्वल टू K
Q1 Q2 बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। बस यही है अपना चार्ल्स कूलाम का नियम कि कैसे एक आवेश के बीच एक आवेश दूसरे आवेश पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। अब वही बात होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होंगे या फिर अपोजिट टाइप चार्ज पार्टिकल होंगे तो क्या करो बेटा, जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये कहानी है कूलाम्स लॉ की। लेकिन कूलाम्स लॉ को हम लोग जो है अगर आप बोर्ड में कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, आपको प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा। तो बेटा जो लोग कंपटीशन प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो बस कूलाम्स लॉ यही है कि एफ ऑफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पर जरूरी होता है कि नोट्स बनाना, एक प्रॉपर नोट्स क्रिएट करना, जिससे हम लोग कभी भी उसको रिवाइज करें अगर हम पढ़ते हैं तो हमको चीजें क्या होनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। तो चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं और कूलाम्स लॉ पर आपको जो है प्रॉपर नोट देता हूं बच्चा। कूलाम्स लॉ, जैसा कि मैंने आपको बताया, चार्ल्स कूलाम अंकल ने टॉर्जन बैलेंस नाम की युक्ति का प्रयोग किया था और अपने इस प्रयोग से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट में अपने जो रिजल्ट देखे हुए हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चा। तो मैंने कूलाम्स लॉ को कई सारे पॉइंट्स में लिख रखा है, उन सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं। चार्ल्स कूलाम मेजर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। चार्ल्स कूलाम ने आवेशों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात किया। चार्ल्स कूलाम या कूलाम के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। बेटा इन्होंने देखा जो है कि जो वैद्युत बल होता है ये आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि जो चार्जेस के बीच में लगने वाला वैद्युत बल है ये आवेशों के बीच जो भी अपने पास आवेश रखे हैं इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो ध्यान से फिर से एक बार, इन्होंने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा आवेशों के बीच की दूरी जो कि यहाँ पे r ली गई है, आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब f ऑफ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। यहाँ देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, f ऑफ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2। दो पॉइंट्स क्लियर हुए। तीसरा देखो, दिस फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। हमसे कहा बेटा जो है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। चलो समझ में आता है कि ये दोनों जो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2 इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा होगा। अच्छा देखो लास्ट पॉइंट बेटा, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज अट्रैक्ट इफ द चार्ज पार्टिकल इज अपोजिट साइन एंड रिपल्सिव इफ द चार्ज पार्टिकल इज सेम साइन। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बात देखी हुई थी कि जो अगर अपने पास अपोजिट साइड चार्ज पार्टिकल हैं अपोजिट साइन के तो ये दूसरे क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम साइन के हैं तो क्या करने बेटा जो है रिपेल करेंगे। ये तो हम जानते ही थे। मान लो एक मिनट के लिए अपने पास कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ गया ये, और मैंने r डिस्टेंस की दूरी पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है पॉजिटिव ही है। भाई देखो साइन क्या, साइन दोनों का साइन सेम है। अच्छा साइन सेम है तो एक बात कंफर्म हो चुकी है कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा रिपेल करना मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षित करना। प्रतिकर्षित कैसे कर सकता है भाई, ये चार्ज पार्टिकल इस वाले को ऐसा रिपेल कर सकता है, ये चार्ज पार्टिकल इस वाले को ऐसा रिपेल कर सकता है। चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, इसको फोर्स रिपेल करना है। अब ये इसको कैसे भी करके रिपेल कर सकता है, ये रिपेल कर दिया मैंने। देखो ये रिपेल से मतलब क्या होता है कि अपने आप से दूर करना है, रिपेल कर देना है। तो ये अभी क्या कर रहा है, ये एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को रिपेल ही तो कर रहा है, और हमारा क्या होने वाला है यहाँ पर जो है एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स दिखाना था। लेकिन इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था टॉर्जन बैलेंस में देखा कि दिस फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। ये फोर्स होता है बेटा जो है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये along the line joining them, दोनों आवेशों के सेंटर से जो केंद्र से होकर के रेखा जाती है इसी लाइन पे काम करने वाला है, इसी लाइन पर एक दूसरे को along करेगा बेटा। मतलब यहां से ये रिपल्सिव फोर्स कुछ इस तरीके से काम करेगा और यहां से ये रिपल्सिव फोर्स जो है कुछ इस तरीके से काम करने वाला। ये हुआ अपना अगला पॉइंट। आइए लास्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट देखा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये न्यूटन के तीसरे लॉ को फॉलो करता है, तीसरे नियम का अनुसरण करता है। मतलब
मतलब अगर Q1 चार्ज पार्टिकल Q2 चार्ज पार्टिकल को F फोर्स से रिपेल कर रहा है तो Q2 चार्ज पार्टिकल Q1 चार्ज पार्टिकल को भी F ही फोर्स से रिपेल करेगा। भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन हैव अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन पे जितना मतलब जो भी क्रिया होने वाली है प्रत्येक क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैव अपोजिट रिएक्शन। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अगर F फोर्स से अप्लाई करता है बच्चा, मान लो फोर्स ऑन 2 अप्लाइड बाय 1, ये आ गया। भाई न्यूटन थर्ड लॉ समझते हैं, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज पार्टिकल अप्लाइड बाय द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल। और बेटा इसको मैंने बोल दिया, इस वाले फोर्स बोला फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज पार्टिकल अप्लाइड बाय द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, ये निकल के आने वाला है। अब जो हमको समझ में आया है कि इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है बेटा, ये एक्चुअल में करने क्या वाला है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करने वाला है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था कि F ऑफ 1 2 किसके बराबर होगा, F ऑफ 2 1 की। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा जितना दूसरा चार्ज पार्टिकल पहले वाले चार्ज पार्टिकल अप्लाई करेगा, लेकिन इन दोनों का देखो मैग्नीट्यूड बराबर है। डायरेक्शन तो हम नेचर ऑफ द चार्ज से डिसाइड करने वाले हैं। अगर पॉजिटिव रहेंगे तो रिपेल करेंगे, अगर जो है मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, तो मतलब इनकी जो डायरेक्शन क्या होने वाली है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होने वाले। बच्चा इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ये भी क्या आने वाला है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ की बात है ये। तो ये कई सारे पॉइंट्स थे, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग समझा हुआ था। एक बार जल्दी से सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखना है कि कूलाम के नियम के अनुसार इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between the charge particle। ओके, और फिर ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये along the line joining on the center पे काम करेगा, केंद्र से होकर जाती हुई रेखा पे काम करेगा, किसी भी तरीके से दूसरे को रिपेल नहीं करने वाला है। तीसरी पॉइंट होगी बेटा। चौथा पॉइंट क्या है कि कूलाम का नियम न्यूटन के थर्ड लॉ का अनुसरण करने वाला है, कूलाम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। और लास्ट पॉइंट हम सबको पता ही है कि अगर जो है सेम साइन के चार्ज पार्टिकल होंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और अगर अपोजिट साइन के चार्ज पार्टिकल होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे बच्चा। तो ये था अपना कुछ कूलाम्स का नियम, आप इनको नोट कर लीजिएगा ताकि मैं इन सभी बातों को एक साथ जोड़ के समझ सकूं कि एक्चुअल में क्या बात हो रही है। चलिए बात करते हैं आगे, जो है सभी बातों को एक साथ जोड़ के लिखा जाए। हम लोगों ने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F ऑफ E होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चा, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर इन सभी बातों को एक साथ दिखाया जाए हम क्या लिख सकते हैं कि F ऑफ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर बाय R स्क्वायर। बेटा अगर ये सिंबल हटता है, सबको पता है कि कोई कांस्टेंट निकल के आने वाला है, और यहाँ पर जो F ऑफ E निकल के आने वाला फॉर्मूला बन जाएगा आपका K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो इसी को बेटा बोला जाता है कूलाम्स लॉ, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। क्या बनने वाला है, F ऑफ E इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आपके मन में आ रहा होगा कि जहाँ पर K क्या बेटा, वेयर मैं लिख रहा हूँ, वेयर K इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के को क्या बोला गया बच्चा, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा गया है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसी को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ साथ जो बेटा कूलाम्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कूलाम्स कांस्टेंट। बहुत बढ़िया बच्चा। के क्या है समझते हैं, इससे पहले हम लोग जो है के की यूनिट फाइंड कर लेते हैं। देखो व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, अगर बात कर ली जाए के का मात्रक क्या होता है बच्चा, तो यूनिट ऑफ अगर के की बात किया जाए, यूनिट ऑफ अगर के की बात किया जाए, के मात्रक की बात किया जाए, तो हम लोग के बराबर क्या बोलते हैं बच्चे, जो है के बराबर बोल सकते हैं F ऑफ E इंटू R स्क्वायर बाय Q1 Q2। अच्छा अगर ध्यान देखा जाए जो है तो K की यूनिट हम लोग को मिलने जा रही है बच्चा, क्या मिल जाएगी, F ऑफ E। बेटा F क्या बोलते हैं, फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। बहुत ही अच्छा। R मतलब क्या होता है बच्चा, जो है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय Q1 Q2 बाय कूलाम स्क्वायर, क्योंकि
आवेश का, चार्ज का मात्रा क्या होता है, मैंने बता रखा है कि चार्ज का जो सही मात्रा उसे क्या बोलते हैं, कूलाम। तो के का मात्रा क्या निकल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलाम स्क्वायर। बच्चा के को हम लोग जो है एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, के कैन बी रिटन एज के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। भाई के का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड की गई है, के को हम लोग जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन तरीके से लिखा जाता है। आपको मन में आ रहा होगा, ठीक है 1 समझ में आया, 4 समझ में आया, पाई भी समझ में आया, पर ये एप्सिलॉन क्या है। तो बेटा जो वेर मैं लिख रहा हूं, वेर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी, क्या है ये, परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जहां के किसी भी माध्यम का क्या होता है बच्चा, वैद्युतांक होता है, वेयर के इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अच्छा देखो फॉर्मूला में क्या निकालना है, के 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। बच्चा के माध्यम की वैद्युतशीलता में निकल जाना है, के का फैक्टर कहाँ आ रहा है, माध्यम की वैद्युतशीलता, और के क्या मिलता है हम लोग को, इलेक्ट्रिक फोर्स मिलता है। मतलब जो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करने वाला है वो तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि खुद देखो ना एक बार यार, अगर फॉर्मूला बनाया जाए इसका जो है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। और बच्चा माध्यम की वैद्युतशीलता है, इसका मतलब तो कंफर्म है हर एक माध्यम की वैद्युतशीलता अपनी अलग लगेगी, परमिटिविटी हर एक मीडियम के लिए अलग अलग आएगी। और अगर परमिटिविटी हर एक मीडियम के लिए अलग अलग आ रही है तो मतलब चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो हर एक मीडियम में अलग अलग होगा। अरे बिल्कुल लोड ना लो यार, आराम से समझो, आराम से समझो। देखो K इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन। मैंने क्या कहा, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, माध्यम की वैद्युतशीलता है, माध्यम की ताकत है। और यार हर एक माध्यम की वैद्युतशीलता, हर एक माध्यम की ताकत तो अपनी अलग अलग होगी, और अगर हर एक माध्यम की परमिटिविटी अलग अलग होने जा रही है तब तो वैद्युत फोर्स आने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो तो किसी मीडियम पे डिपेंड करना बेटा, वो तो किसी माध्यम पे डिपेंड करेगा। तो बस यही मैंने बोला है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करने वाला है। बहुत अच्छा यार। अच्छा देखो अब अगर परमिटिविटी जो है किसी मीडियम की है तो एयर की परमिटिविटी या वैक्यूम जो हम लोग कॉमन हर जगह यूज करने वाले हैं उसकी परमिटिविटी क्या होती है बच्चा, तो द परमिटिविटी, मैं लिख देता हूं इसलिए, द परमिटिविटी ऑफ द एयर, या फिर इसी को वैक्यूम बोलते हैं बच्चा, जो है इज एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -12। क्या बोलाता है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 परमिटिविटी किसकी होती है, एयर की होती है। अब मेरा एक क्वेश्चन बताना, अगर मैं बोलूं दो चार्ज पार्टिकल्स Q1 है और Q2 है, बच्चा सोच के बोलना है आपको, दो चार्ज पार्टिकल कौन कौन है, Q1 है और Q2 है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, जो F ऑफ E काम कर रहा है बच्चा, मुझे इस F ऑफ E की वैल्यू चाहिए इन द एयर। बताओ अगर दो चार्ज पार्टिकल को Q1 और Q2 को एयर में प्लेस किया जाता हो, एयर में रखा जाता है, तो इनके बीच में कितना वैद्युत बल कार्य करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे आप मुझे पे मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल सीरीज बात है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एयर के बीच में लगने वाला वैद्युत बल। भाई अभी आपने कहा एफ ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब के के प्लेस आप क्या बोलोगे, एफ ऑफ ई इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और के के प्लेस पर के का मान चिपकाने वाले हैं 1/4 पाई, और यहाँ पे कौन सा मीडियम अपना जो है, एयर है, तो यहाँ पे आप क्या करने वाले, यूज फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बिल्कुल परफेक्ट। एयर में अगर कभी भी दो चार्ज पार्टिकल को आप प्लेस करते हैं तो हमेशा उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो एफ ऑफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। यहां से हमको समझ में आया कि
कैसे एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो रिपल्सन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये तो माध्यम पे डिपेंड करता है बच्चा। और परमिटिविटी को लेकर के बिल्कुल टेंशन मत लो, इसका एक अलग से लेक्चर आएगा, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भी, और उसके साथ साथ जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी लगाने वाले हैं। अभी तो कूलाम्स लॉ पढ़ रहे हैं बेटा। आज के जितने भी लेक्चर्स होंगे ना, वो हम लोग जो है हमेशा चार्ज पार्टिकल को एयर में रखकर ही करने वाले हैं। हमेशा पार्टिकल कहाँ रखा जाएगा? एयर में रखा जाएगा। आपसे पूछेगा बताओ एक चार्ज पार्टिकल दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई करता है, तो आप तुरंत फॉर्मूला यूज कर लेना। न्यूमेरिकल के लिए हमेशा अगर एयर की बात की जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो मतलब हम लोग बोलने वाले हैं द वैल्यू, यहाँ लिख रहा हूँ बच्चा मैं, द वैल्यू ऑफ के इज इन एयर, द वैल्यू ऑफ के इन एयर इज, बच्चा के इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4πε। अच्छा देखो, 1 कांस्टेंट 4 कांस्टेंट, पाई की अपनी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने बोल रखी है 1/4πε। तो बेटा इसका पूरा एक मान निकल के आ जाता है, उसको हम लोग याद कर लेते हैं 9 × 10⁹। अब देखना एफ ऑफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बार स्क्वायर। दो चार्ज पार्टिकल को एयर में प्लेस किया गया है, तो मतलब बेटा चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड तो हमको पता ही होगा, उनके बीच की डिस्टेंस हमको पता ही होगी। 1/4πε0 का मान हमको पता है 9 × 10⁹। कैलकुलेशन करके किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। बढ़िया, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो आपने नोट कर लिया बच्चा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। बच्चा आपने जो है फॉर्मूले में क्या देख रखा है कि इफ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड, इफ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एयर, तो बच्चा एफ ऑफ ई वैल्यू क्या आने वाली है? एफ ऑफ ई इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो हमने पढ़ा ही था। साथ में हम लोगों ने एप्सिलॉन की वैल्यू बोल रखी थी, क्या बोली थी? 8.85 × 10⁻⁻12। अच्छा, कुछ अधूरा फील नहीं आ रही आपको? कुछ अधूरी बात नहीं लग रही है? लग रही होगी। एप्सिलॉन इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12 आ रहा है बच्चा, मतलब इसकी यूनिट गायब हुई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसकी यूनिट की बात नहीं हो रही है, और बिना यूनिट के तो हम कैसे बात कर सकते हैं? बिना यूनिट तो अधूरा है। हाँ, जैसे आप अधूरे हो, नहीं अधूरे नहीं यार, हम सब पूरे हैं। अधूरा कुछ नहीं होता। एप्सिलॉन वैल्यू कितने निकलने वाली है? 8.85 × 10⁻⁻12। ये अपनी यूनिट के बिना जैसे अधूरा है, जैसे हम आपके बिना अधूरे हैं, जैसे अब आप जो है हमारे साथ हैं तो हम पूरे हो गए, वैसे चलो इसकी यूनिट लगा करके हम क्या करते हैं बच्चा? इसको भी पूरा कर देते हैं। कैसे इसकी यूनिट फाइंड की जाए? आपको एफ ऑफ ई की वैल्यू फाइंड हुई थी। एफ ऑफ इक्वल टू क्या था? 1/4πε। अगर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो क्या मिल के आने वाला है? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब कोई मीडियम होगा यहाँ पे बच्चा। मुझे एप्सिलॉन का जल्दी बताओ, एप्सिलॉन बराबर कितना आएगा बच्चा? अगर देखा जाए तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा? सारी चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ये इसके साथ मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए। बेटा हमको मिल जाएगा Q1 Q2 बटे 4πr² एफ ऑफ ई। सारी चीज़ों की जल्दी से यूनिट रख लिया जाए। Q1 Q2, भाई Q1 क्या है? चार्ज पार्टिकल्स हैं, और इनकी यूनिट क्या होती है? कूलाम। कूलाम इंटू कूलाम क्या जो है? कूलाम स्क्वायर बाय 4 की कोई यूनिट नहीं है, पाई कोई यूनिट नहीं, यूनिटलेस क्वांटिटी। आर क्या है? डिस्टेंस है, और बेटा डिस्टेंस की हम लोग को क्या मिलने वाली है? डिस्टेंस की हम लोग की यूनिट मिलती है, क्या होती है? मीटर। कूलाम मीटर स्क्वायर, या फिर और एफ ऑफ वैल्यू क्या होता है? न्यूटन। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 8 पॉइंट, भाई एप्सिलॉन की यूनिट क्या निकल के आ गई? अगर एप्सिलॉन यूनिट पूछी जाए बच्चा, जो हम क्या बोलने वाले हैं? कूलाम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या मिलेगी बच्चा? जो है कूलाम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है? यूनिट ऑफ द परमिटिविटी। परमिटिविटी का मात्रक क्या हो गया है? कूलाम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब देखो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि बताओ
डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द एप्सिलॉन, परमिटिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है बच्चा। आप सबने इसको 11th क्लास में पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम जो है आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि एप्सिलॉन की जो परमिटिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ये मुझे आप पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वरना डायमेंशन फॉर्मूला का मैं तो आपको पढ़ाने वाला हूँ कि कैसे निकल के आने वाला है बच्चा। पहले आप एप्सिलॉन का डायमेंशन फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वो मैं आपका चेक करूंगा, और फिर जब मैं अगला लेक्चर लेने वाला हूं, आपको पता है कि 135 में क्लास 12th की फिजिक्स ली जाएगी और 246 में क्लास 11th की फिजिक्स ली जाएगी बच्चा। तो 135 में जब मैं अगले टर्न पे आता हूं और आपसे मिलता हूं कि 12th की फिजिक्स को लेकर के या कूलाम सलाह के आगे जो भी हमारी कहानी होगी उसको लेके मिलता हूँ बेटा, तो उसमें मैं देखूंगा कि आपने जो है क्या क्या लिखा हुआ था, और फिर मैं आपसे बात करूंगा कि एक्चुअल में क्या होता है अपना जो है फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो पिछला एक बार रिवाइज कर लेना। मैंने ही जो है क्लास 11 में डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ रखा है, 1 मिनट लगेगा बेटा, उससे आपको छोटा सा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आप चाहना तो वो भी देख लेना, वरना फिर आप वेट करना, अगले लेक्चर में तो हम मिलेंगे ही, ठीक है। आप इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, फिर हम एक आध दो न्यूमेरिकल लेके देखते हैं कि कैसे कूलाम सलाह पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। इसको नोट करेगा बच्चा, हो गया होगा। आपको वीडियो पॉज करके नोट करना रहता है। चलिए आइए न्यूमेरिकल लगाते हैं इस पर। अच्छा, क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। क्वेश्चन क्या लिया गया बच्चा जो है, द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। अपने पास क्या है कि एक हाइड्रोजन एटम है, उसके एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कह रहे हैं लगभग जो है 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर की डिस्टेंस पर सेपरेट किया गया है। मतलब मान लो 1 मिनट के लिए अपने पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया बच्चा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज E- दिखा रखा है, और अपने पास क्या आ गया जो है एक प्रोटॉन आ चुका है, प्रोटॉन मैंने P पॉजिटिव दिखा रखा है। कह रहे हैं इसको जो है R डिस्टेंस की दूरी से सेपरेट कर दिया गया है, और हम लोग को R का मान दे रखे हैं 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। हम लोग को चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है, और साथ साथ कुछ और कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल फाइंड करना है। तो आओ चलो कर लेते हैं बच्चा, जो है करने में क्या जा रहा है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आप सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अगर नहीं पता तो बहुत गलत बात है बच्चा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही ये बात बता रखी थी कि एक इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन्स होते हैं इन पे जो चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस एक नेचर में कैसा है नेगेटिव है, और दूसरा कैसा बोल दिया गया है पॉजिटिव बोला गया। ये नेगेटिव कैसे क्यों है, वो पॉजिटिव क्यों है, इसको जानने के लिए आपको जो है फर्स्ट लेक्चर मेरा वॉच करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम क्या हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होने वाला है सेम 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अच्छा, R का मान हम लोग दिया गया बच्चा जो है, R बराबर दिया गया है 5.3 इंटू 10 की पावर -11। हमसे करें कि F ऑफ E, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है हमसे बच्चा जो है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल फाइंड कर लीजिए। आइए निकालते हैं बच्चा। अगर F ऑफ E की वैल्यू फाइंड करते हैं, अरे क्या ही बात है, अच्छा लग रहा हूँ, खूबसूरत सा हैंडसम सा, ओके बहुत बढ़िया। F ऑफ E इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला जो है, K Q1 Q2 बटे डिस्टेंस का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है बच्चा। अच्छा, मैंने आपको बोल रखा था कि जब तक मैं ना बोलूं कि और मीडियम प्रेजेंट है, आप हमेशा क्या मान जाओगे, या तो आप एयर मानोगे या तो आप वैक्यूम मानोगे। अच्छा, एयर और वैक्यूम में हम लोग को तो सीधा K की वैल्यू पता है बच्चा, कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। Q1 फर्स्ट चार्ज पार्टिकल कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। Q2 सेकंड चार्ज पार्टिकल कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम बाय R स्क्वायर बच्चा, डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस कितनी दी गई है 5.3 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 5.3 इंटू 10 की पावर -11।
आओ इसको पूरा सॉल्व करको मुझे बताओ एफ ऑफ ई की वैल्यू कितनी आने वाली है बच्चा। 10 की पावर -11, 10 की पावर -11, 10 की पावर -11 मतलब हो जाएगा -22, -22 ऊपर जाए क्या बन जाएगा +22, 22 और 9 मतलब 31, -19 -19 ये बन जाएगा अपना क्या जो है -38। अगर हम लोग इसको जो है पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चा जो है तो 38 और 22 10 की पावर -7 निकल के आने वाला है। इसकी वैल्यू बेटा हम लोग को लगभग मिलने वाली है 8.2 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन। कितना मिलने वाला है 8.2 इंटू 10 की पावर जो है -8 न्यूटन। ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, आप करना, आपको निकल के आने वाला है एफ ऑफ ई वैल्यू। मैं तो बस एक न्यूमेरिकल लेके आपको दिखा रहा हूँ कैसे किया जाना चाहिए। इतनी बात कहा था हमसे एक और बात कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करो किसके बीच में, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ जी का फॉर्मूला सबको याद होगा। जी क्या है बच्चा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला k q1 q2 बाय स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला g m1 m2 बाय स्क्वायर। सर कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, हाँ भैया सिमिलरिटी है और ये बोर्ड का टॉपिक भी है और हम अभी इसके बाद इसके बारे में बात करने वाली भी हैं कि क्या सिमिलरिटी होती है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। रुक जाओ पहले क्या करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम सबको पता होनी चाहिए कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू बेटा पहला क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहली बॉडी क्या इलेक्ट्रॉन है तो m1 कितना होता है बच्चा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। क्या होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। m2 मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है जो है मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये हम लोगों ने दे रखा है, आओ यूज करते हैं। m1 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, और फर्स्ट बॉडी कौन इलेक्ट्रॉन है, मतलब 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू बेटा सेकेंड बॉडी क्या प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर यहाँ पे डिस्टेंस देखा जाए कितना दी गई है, डिस्टेंस सेम है तो 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। बढ़िया, अब पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व पे आपको एफ ऑफ जी वैल्यू निकल के आने वाली है। मैं आपको जो है एफ ऑफ जी वैल्यू डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ 3.6 इंटू 10 की पावर -47 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू निकलता है जो है एफ ऑफ ई और एफ ऑफ जी की वैल्यू निकल के आती है। अगर आप ध्यान से देखें तो एफ ऑफ ई की वैल्यू कितनी आने वाली है 8.2 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन, और बेटा एफ ऑफ जी कितना आ रहा है 3.6 इंटू 10 की पावर -47 न्यूटन। अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स चार्ज के बीच में बहुत कम लग रहा है, जिसकी अपेक्षा इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। आपको याद होगा तो पहले चैप्टर में लोगों ने ये पढ़ा भी था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये मच ग्रेटर देन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। बट आपको याद होगा हमने आपको वहाँ सिखा रखा था जो एफ ऑफ ई होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्स होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में। अगर हम लोग जो है एफ ऑफ ई बाय एफ ऑफ जी करते हैं बच्चा जो है, मतलब सारे वैल्यूज को रख करके 8.2 इंटू 10 की पावर -8 बाय 3.6 इंटू 10 की पावर -47 अगर रख करके बच्चा इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को जो वैल्यू मिलती है 86 2 लगभग 2 इंटू 10 की पावर 47 प्लस, और ये लगभग प्लस हम लोग को जो कितना मिलने वाला है 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 39 मिलने वाला है। इतना ज़्यादा गुना बड़ा होता है कौन सा अपना जो है इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर वो कब से पूछता है कि बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा है, तो बोलो इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा नहीं है बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्स है, मच ग्रेटर देन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो क्वेश्चन कैसे किया गया है हम लोगों ने यूज कर लिया है। न्यूमेरिकल करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन करने में तो कोई बात नहीं, अब मैं न्यूमेरिकल्स आपके सामने करूंगा। छोटा सा लेंथी न्यूमेरिकल थी, टाइम लगता है, इसलिए मैंने क्या कर जो है पहले से कर रखा था। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, वरना फिर मैं जो है बात करता हूँ अपने नए टॉपिक पर। आप नोट करेंगे बच्चा तो आपको पावर से नोट करना होता है, आप नोट कर लीजिए। आइए देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स पर हम लोग जो है कूलॉम्स लॉ पर हम लोग अभी 2-4 न्यूमेरिकल और करने वाले हैं, लेकिन कूलॉम लॉ पर 2-4 न्यूमेरिकल और करें उससे पहले हम जो है कूलॉम्स लॉ का जरा वेक्टर फॉर्म देखते हैं। भाई फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब डेफिनेटली उसका हम लोग जो है डायरेक्शन निकाल लेंगे। सर अभी डायरेक्शन तो निकाला हम लोगों ने कि अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, सेम टाइप के चार्ज पार्टिकल होंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और अगर अपोजिट टाइप चार्ज पार्टिकल होंगे तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चा, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, अगर सेम टाइप के चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे, और अपोजिट टाइप के चार्ज पार्टिकल हो तो क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन कूलॉम्स लॉ का वेक्टर रूप भी है, और हम लोग को कूलॉम लॉ का क्या करना है? वेक्टर रूप समझना है। वेक्टर को देख के भागना नहीं है। 1 मिनट को लगाओ हेडिंग मेरे साथ। अभी हम लोग जो है कूलॉम लॉ का वेक्टर रूप बहुत प्यार से समझने वाले बेटा। हेड लगाना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। चलिए आइए इसको समझते हैं। तो आइए कूलॉम्स लॉ को हम लोग जो है अच्छे तरीके से समझने जा रहे हैं। बेटा कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म समझने वाले हैं तो उसके लिए हम लोग को लेना पड़ेगा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं फिगर बना के आपको समझाऊंगा। मैंने क्या लिया बच्चा, जो है छोटा सा बनाऊंगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रखा है। हाँ, ये अपना एक्स एक्सेस है और ये अपना वाई एक्सेस है, और ये अपना क्या कहते हैं बच्चा? ओरिजिन है। भाई पोजीशन वेक्टर के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात किए होंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर किस प्लेस पर प्लेस्ड होता है, ओरिजिन से वहां तक की डिस्टेंस उसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। बच्चा हम लोगों ने मान लिया कि अपना एक चार्ज पार्टिकल जो Q1 था वो ओरिजिन से r डिस्टेंस पे रिप्लेस्ड है। बच्चा ये यहाँ पे Q1 बैठा हुआ है, और Q2 अपना जो है वो ओरिजिन से मान लो 1 मिनट के लिए Q2 डिस्टेंस पे जो Q2 है वो R2 डिस्टेंस पे रिप्लेस्ड है। पर यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक की डिस्टेंस बोल रखी है R1, और यहाँ से पूरा ओरिजिन जो है ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ये मैंने बोल रखी है R2। बढ़िया। और मैंने मान लिया कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस आने वाली है बेटा जो है Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है इसको मैंने बोल दिया है R। क्या बोल दिया? R। अच्छा, हम लोग R की वैल्यू बोल सकते हैं बच्चा। R बराबर क्या आने वाला है? लिखते हैं, 1 मिनट। फिगर के अंदर मैं तो बेटा इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है? देखो ये समझिए कि नहीं समझ गए? फिर से एक बार समझो, फिर से एक बार। कभी भी अगर हम लोग को जो है वेक्टर फॉर्म देखना पड़ेगा तो वेक्टर फॉर्म को देखने के लिए हम लोग को करेंगे जो है ओरिजिन से चार्ज पार्टिकल्स की पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? कोई भी पार्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर किस प्लेस पर प्लेस्ड है, ओरिजिन से वहां तक की डिस्टेंस उसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। आओ इसके लिए बढ़िया खूबसूरत सा थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। कैसे बनेगा देखना बच्चा आप। भाई मान लो 1 मिनट के लिए अपने पास कोई चार्ज पार्टिकल Q1 है। कौन सा चार्ज पार्टिकल है? Q1 है, जिसको हम लोगों ने R डिस्टेंस की दूरी पर, कितनी दूरी बच्चा जो है R डिस्टेंस की दूरी पर Q2 प्लेस कर रखा है। अच्छा सीधी सी बात है, अगर जो है यूनिवर्स में दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2, मान लो ये सेम टाइप के चार्ज पार्टिकल हैं और ये अगर प्लेस्ड हैं बेटा तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स तो काम करेगा ही करेगा। Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स ऑन 2 अप्लाइड बाई 1, मेरे साथ समझते रहना। Q2 Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा, और हम लोगों ने नाम लिखना तो सीख ही लिया बच्चा, फोर्स ऑन 1, पहले चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है और लगा कौन रहा है? दूसरा वाला।
फोर्स ऑन वन अप्लाइड बाई टू। अच्छा, हम लोगों ने ये भी पता हुआ है कि अगर इन दोनों चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो दोनों आपस में बच्चा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाए तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कूलॉम्स का लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। यही तो बात हुई थी ना हमारी अभी कूलॉम्स लॉ में। हाँ चलिए, हम लोग को ये नहीं फाइंड करना, हम लोग को तो वेक्टर फॉर्म फाइंड करना है। चलो हम वैल्यू फाइंड कर देंगे जो है एफ ऑफ 1 2 की। अच्छा भाई बेटा, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उसका स्केलर फॉर्म क्या होता है, के Q1 Q2 बटे बीच की दूरी का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर। अच्छा देखो, LHS साइड पे कौन आ रहा है, वेक्टर। RHS साइड पे कौन आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। के तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, चार्ज पार्टिकल तो वेक्टर्स है नहीं बेटा, डिस्टेंस ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या लगने वाला जो है, अगर मैं इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हूँ तो यहाँ मैं इसके यूनिट वेक्टर मतलब आर कैप को यूज कर लूंगा। नहीं समझ में आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या है बच्चा ये बताओ। अगर अपने पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने बोल दिया कि मान लो ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए दो कंडीशन, एक तो इसके पास उसका परिमाण होना चाहिए और साथ में उसके पास उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए। और डायरेक्शन को बच्चा यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए की डायरेक्शन। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा कैप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक कैप, मतलब वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए कैप। यहां से मैं ए कैप की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। ए कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, वेक्टर ए मॉड ऑफ ए। बढ़िया, आओ और देखो इसको कैसे करने वाला हूं भाई। मैंने मान लिया जो अपना Q1 था वो R1 प्लेस था और जो Q2 था वो R2 प्लेस पर प्लेस था। इसका ओरिजिन वेक्टर है ये। तो बेटा सीधी सी बात है, Q1 हम लोग फोर्स ऑन 1 अप्लाइड बाई 2 निकालने जा रहे हैं। बट अगर दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए, फोर्स ऑन 1 पहले वाले पर दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल पहले वाले चार्ज पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। नहीं समझे भाई, अगर ये दोनों यहाँ लेट हुआ है कि इफ बोथ चार्जेस आर सेम नेचर के, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल कैसे हैं, सेम नेचर के हैं और उनको आर डिस्टेंस की दूरी पे प्लेस किया गया है, तब बताओ जो है इनके बीच में कौन सा फोर्स आएगा, रिपल्सन फोर्स आएगा। ये इसको रिपेल कर रहा होगा और ये इसको रिपेल कर रहा होगा। तो बेटा फोर्स ऑन 1 2 की डायरेक्शन किधर, इधर। हम लोग को अगर देखा जाए तो बच्चा आर का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए उसके डायरेक्शन के साथ। तो बेटा डायरेक्शन किधर निकल रही, क्या हम लोग को डायरेक्शन, क्या ये वाली इसमें डायरेक्शन मिली, नहीं मिली, मिल गई। और बेटा आपको पता होगा थोड़ा सा भी वेक्टर के बारे में, तो हमेशा वेक्टर को फाइंड करने के लिए बेटा कैप जहाँ जिधर हेड होता है, हेड से टेल को हटाते हैं। बेटा हेड किधर, इधर R1 पे। तो आप बोलने वाले हो इसका जो डिस्टेंस निकल आने वाला है क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये निकल के आ गया। मतलब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, फोर्स ऑन 1 2 इक्वल टू के Q1 Q2 बाय दूरी का स्क्वायर। और दूरी कौन है बच्चा, अच्छा दूरी का स्क्वायर से मैग्नीट्यूड, तो हम बोलने वाले हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। भाई यही तो R के बराबर है, हाँ ठीक है, का स्क्वायर लगा दो। अच्छा आर कैप बराबर क्या बोलोगे बेटा, जैसे ए कैप वैसे आर कैप, तो आर कैप बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर ए मतलब वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपान मॉड ऑफ ए मतलब मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अगर ध्यान से देखो तो दोनों क्वांटिटी क्या सेम, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फोर्स ऑन 1 अप्लाइड बाई 2 इक्वल टू के Q1 Q2 बाय मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का होल क्यूब। और इधर क्या मिल जाएगा आपको जो है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये देखो हम लोग को फाइंड हो गया बेटा कूलॉम्स लॉ का सदिश रूप, इसी को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ अ कूलॉम्स लॉ। एफ ऑफ 1 2 की वैल्यू मैंने फाइंड की है, एफ ऑफ 2 1 की वैल्यू आप अपनी कॉपी में अपने मन से फाइंड करने वाले हैं। इसको नोट कर लेंगे बच्चा। नोट करने के लिए थोड़ी सी बात आपको लिखनी होगी। अगर आप बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो आप लिखेंगे, लिखिए इफ टू चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2, इफ
two charge particle q1 and q2 are placed at position vector respectively r1 and r2. क्या लिखा? if two charge particle q1 and q2 are placed at position vector respectively क्या आने वाला है? r1 and r2. हिंदी में क्या लिखा बेटा कि माना दो बिंदु आवेश जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः r1 तथा r2 हैं, जिनको r डिस्टेंस की दूरी पर रखा गया है, तो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, और अब पूरा बच्चा आप लिखने वाले हैं, ऐसे आप लोग भी लिखेंगे. अच्छा हाँ, थोड़ी सी एक बात रहेगी बेटा, देखो अगर हम लोग जो है स्केलर फॉर्म देखते हैं तो हमको फॉर्मूला क्या मिलता है? एफ ऑफ ई इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. बच्चा अगर यहाँ देखो आप जो है तो एफ ऑफ ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स के स्क्वायर की. अगर यहाँ देखे थे तो दूरी का क्यूब निकल के आने वाला है. कितने लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एफ ऑफ ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³ का है? बच्चा नहीं, अगर आपने ये देखा तो आपने गलत देख रखा है. देखो अगर ध्यान से तो यहाँ पे 1/r³ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर वेक्टर आर तो हम लोग दिखाई दिया, लेकिन देखो यहाँ से जो है ये वेक्टर है, और वेक्टर बराबर क्या आएगा? मैग्नीट्यूड मिलेगा और साथ में डायरेक्शन मिलेगी बेटा. तो जब मैग्नीट्यूड मिलेगा तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, सिर्फ डायरेक्शन मिलेगा, इधर भी डायरेक्शन और इधर भी डायरेक्शन. तो एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी कूलॉम्स लॉ जो है या इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल के. ये बिल्कुल करेक्ट बात है. यहाँ पे बात समझ आई ना कैसे गलत हुआ था? हाँ ठीक है बच्चा. अच्छा ये तो बातें हो गई हैं. एक और बात, क्या न्यूमेरिकल फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? नहीं, डायरेक्शन तो हम हमेशा चार्ज पार्टिकल को देख के बताएंगे, कैसे क्या लगने वाला है वो तो हम चार्ज पार्टिकल को देख के बोलने वाले हैं बच्चा. हम लोग हमेशा जो है यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं अगर कोई भी न्यूमेरिकल लगाते हैं तो. चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए ताकि हम एक दो न्यूमेरिकल ले सकें और आपको और अच्छे तरीके से समझा सकें बच्चा. इसको नोटिएगा. चलिए आइए क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चा. तो आपके लिए मैंने दो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख रखा है. आपको दोनों क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और पढ़ करके आपको समझ करके पहले आपको इस क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है. उसके बाद मैं आपको लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि आपने सही किया गलत किया. अगर आपने सही कर लिया है तो रियली आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर आप बाय द वे आपसे नहीं हो पाया है तो आप देखिएगा आपसे गलती कहाँ पर हो रही है बच्चा. क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा. बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ए हैज अ चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड ऑब्जेक्ट बी हैज अ चार्ज ऑफ +6 माइक्रोकूलम, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू. कह रहे हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए और दूसरा ऑब्जेक्ट बी. ऑब्जेक्ट ए पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश है और ऑब्जेक्ट बी पर +6 माइक्रोकूलम का आवेश है. कह रहे हैं बताओ तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. जल्दी से सोच करके कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा. फर्स्ट ट्रू है कि सेकंड ट्रू है कि थर्ड ट्रू है? हाँ जल्दी से, आपको वीडियो पॉज के सोचना होगा. हाँ कर लिया होगा बच्चा. पहला वाला डेफिनेटली आपने कर लिया. अगला क्वेश्चन पढ़िए. कह रहा है अ सिस्टम हैज 2 चार्जेस. कोई सिस्टम है उसके पास 2 चार्ज हैं, एक तो QA और दूसरा QB. QA का मैग्नीट्यूड है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और QB का मैग्नीट्यूड है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का. कह रहे लोकेटेड एट पॉइंट, 2 पॉइंट पे लोकेटेड हैं जिनके कोफिशिएंट दिए गए हैं. कह रहे फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल. भाई सीधी सी बात है, 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों के इस बार पोजीशन वेक्टर के कोफिशिएंट दे रखा है, दोनों कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं उनके कोफिशिएंट दे रखे हैं. हम लोग को फाइंड करना है कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना मैग्नीट्यूड लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स का. चलिए जल्दी से आप इसको भी ट्राई करिएगा. फॉर्मूला वही एफ ऑफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. अप्लाई कर लिया बच्चा. आर का मान नहीं निकाल पा रहे हैं तो बहुत गलत बात है. ठीक है कोई बात नहीं, गलत नहीं होती है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कम है, वो हो जाएगी. जिन लोगों ने आर देख लिया होगा कि आर कितना है उनसे क्वेश्चन हो गया होगा बच्चा. चलिए जो क्वेश्चन बच्चे कर लिए बहुत अच्छे, जो नहीं कर पाए वो ध्यान दीजिएगा.
कह रहा है ऑब्जेक्ट ए हैज अ चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड ऑब्जेक्ट बी हैज अ चार्ज ऑफ +6 माइक्रोकूलम। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। बेटा अगर आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कभी भी चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी ड्यू टू अनदर बॉडी एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल। फिर से सुनना एक बार, एक बॉडी पर एक चार्ज पर लगने वाला बल दूसरे चार्ज के कारण, दूसरे चार्ज पर लगने वाला बल पहले चार्ज के कारण एक दूसरे का हमेशा बराबर होता है। चार्ज पार्टिकल का परिमाण क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा हमेशा बोला गया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। जितना पहला वाला दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही दूसरा वाला पहले पर अप्लाई करेगा। इस बात को बिल्कुल मत जाना कि पहले वाला का मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोन जबकि दूसरे का 6 है तो पहला बेटा जो है आप Fa बोल दो और दूसरा जो है 3B बोल दो। नहीं, फोर्स ऑन ए अप्लाइड बाय बी, फोर्स ऑन ए अप्लाइड बाय बी हमेशा फोर्स ऑन बी अप्लाइड बाय ए के बराबर होगा। डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू बचा? सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, ये हम सब लोगों ने देख रखा है। ठीक है, क्या दूसरा वाला क्वेश्चन आपसे हो गया था? हाँ शायद आपने कर लिया होगा, आपको वीडियो पॉज करना होगा। चलिए मैं 2 मिनट समय आपको और देता हूँ, होश तो आप ट्राई कर ले जाओ। यहाँ पे देखना ए और बी के कोफिशिएंट दिए गए हैं, आपको पहले डिस्टेंस फाइंड करनी है। चलिए 1 मिनट का समय जल्दी से करिए। माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, माना अनजान है तू मेरे वास्ते। नहीं 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 नहीं, आप मेरे वास्ते अनजान नहीं हैं और ना मैं आपके वास्ते अनजान हूँ, दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं। अच्छा हो गया? ओके 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 ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आइए करते हैं। 2 चार्ज पार्टिकल हैं, एक तो QA, अरे क्या हो गया इसको, चलो चल गया। एक तो कौन है बच्चा? QA है और दूसरा कौन है बच्चा? QB है। दोनों को प्लेस किया गया, लेकिन हम लोग को इस बार दोनों का कोफिशिएंट दिया गया 0,0, -15 सेंटीमीटर पे ये प्लेस्ड है और ये बेटा कहाँ पे है? 0,0, +15 सेंटीमीटर पे ये प्लेस्ड है। अच्छा, x कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट, z कोफिशिएंट। x 0 है, y 0 है, सिर्फ z है। तो बेटा ओरिजिन से -15, ओरिजिन से +15, तो 15 ये टोटल बेटा समझ में आ गया। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। अगर आपको 1 मिनट के लिए तब भी नहीं समझ में आता है ना, तो आप हमेशा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे? z1 - z2 का होल स्क्वायर पूरे का रूट। अब देखो x1 - x2 का होल स्क्वायर 0, -0 का होल स्क्वायर 0, y1 - y2 का होल स्क्वायर 0, -0 का होल स्क्वायर 0, z1 - z2 का होल स्क्वायर। बेटा z1 कितना? -15, z2 कितना? माइनस ऑलरेडी लगा है और z2 प्लस में है तो माइनस मतलब -15 भाई हम लोग क्या मिलने वाला है? √ z1 का मान कितना? -15 और z2 मान कितना बच्चा? 15। बेटा पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर। बढ़िया। -15 क्या बेटा जो है ये बन जाएगा -30 का स्क्वायर। अच्छा माइनस का स्क्वायर है बेटा तो फिर जो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस और स्क्वायर से रूट क्या गया? मर गया। बच्चा हम लोग को r बराबर बताओ 30 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया? अच्छा r का मान कितना मिल गया? 30 सेंटीमीटर चलेगा नहीं, सेंटीमीटर कन्वर्ट करो मीटर में और बेटा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई, इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁻1 मीटर। और बेटा हम लोग को जो है Q1 का मान दिया गया है कितना?
Q1 का मान दिया गया है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और Q2 का हम लोग को मान दिया गया है -2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अब बचा आप तो है एफ ऑफ ई का मान आप तो बता ही लोगे यार। एफ ऑफ ई क्या के, हमने कहा जब तक ये ना कहे कि कौन सा मीडियम है, क्या मानोगे, एयर, के Q1 Q2 बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। बेटा के का मान कितना 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, Q2 का मान 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। भैया आपने जो है Q1 को नेगेटिव पॉजिटिव है, Q2 को भैया आपने नेगेटिव में लिया। अरे भैया सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन बताने के काम आते हैं, और हम तो समझ गए इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, QA QB को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा। देखो F ऑन B अप्लाइड बाई A, और QB QA को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा F ऑन A अप्लाइड बाई B। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो सिंबल्स होते हैं ये सिर्फ जो है डायरेक्शन बताने काम आते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते समय, न्यूमेरिकल लगाते समय आप क्या नहीं यूज करने वाले हैं, आप सिंबल्स का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपने डायरेक्शन ऑलरेडी फाइंड कर रखी है। इनके बीच में कौन सा फोर्स आ रहा है बच्चा, जो है अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है। देखो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर, लेकिन डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे के अपोजिट है। चलो बढ़िया लगा, ये वाला समझा नहीं यार, मैग्नीट्यूड एक दूसरे के क्या लग रहा है, एक मैग्नीट्यूड दूसरे के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के निकल आने वाली है अपोजिट, तभी क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। देखो ना ध्यान से बच्चा, सर यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड सेम था बच्चा, यहाँ मैग्नीट्यूड अपोजिट है मैंने माना, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ ही तो फॉलो कर रहा है, कूलाम का नियम। तो जितना इधर रिएक्शन है या कोई रिएक्शन, जितने फोर्स से ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से तो ये इसको अपनी ओर खींच रहा होगा बच्चा। हाँ यार ठीक है, अब इसको लगाओ बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी बच्चा जो है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 1 मीटर। अच्छा भाई 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, कैंसिल आउट हो गया। 2.5 इंटू 2.5 6.25, कितना आ जाएगा बच्चा जो है, ये आ जाएगा 6.25 इंटू क्या 3 इंटू 10 की पावर 9 -7 माइनस 14 10 की पावर -1, ऊपर जाए क्या बन जाएगा +1, और 9 और एक क्या बन जाएगा 10, मतलब 10 की पावर +10 और 10 की पावर -14, मतलब मिल जाएगा हम लोग को 10 की पावर -4 न्यूटन। मल्टीप्लाई कर दे यार, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 6 और 1 कितना जाएगा 7, 3 6 जा 18.75 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों चार्जेस के बीच में। 18.75 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन से QA QB को अपनी ओर खींच रहा है, और इतने ही फोर्स से QB QO को अपनी ओर खींच रही है बच्चा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस कैसे ट्राई की जाएंगे बच्चा। कूलाम्स लॉ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाए हैं, एक हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में रेशियो फाइंड किया था बच्चा, और सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को मैं आपको डीपीपी के रूप में देने वाला हूं। आप जो है डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा तो आपको वहां पे जो क्या मिलने वाली है, डीपीपी मिल रही है, उस डीपीपी को आप ट्राई करने वाले हैं। डीपीपी को हम लोग सॉल्व भी करने वाले हैं, एवरी संडे मिल करके हम क्या करने वाले हैं, जो भी डीपीपी रहेंगे उनको हम लोग क्या करेंगे बच्चा जो है डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा, एक काम करिएगा आप इसको दोबारा से पढ़िएगा बेटा जो है पूरे लेक्चर को, तब तक वाच करिए तो आपको समझ में नहीं आता है। एक प्रॉपर नोट बनाइए, नोट को कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है, उनके बीच में डिफरेंस देखना है। पर मैं सोच रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो है परमिटिविटी के साथ जो है अगले लेक्चर में कर लिया जाए। तो हम लोग जो है मिलने वाले हैं अब जो है कौन सा डे पर, मंडे, आज तो है ये 1, अब 3 मिलेंगे, मतलब ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे को मिलते हैं। और वेडनेसडे को हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, परमिटिविटी के साथ साथ क्या पढ़ने वाले बच्चा जो है, परमिटिविटी के साथ साथ पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चा। तो चलिए ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए,
बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप जो है कंटिन्यू लेक्चर को वॉच करिएगा और ढेर सारी पढ़ाई करिए बच्चा जो है, क्योंकि हम लोग का टारगेट बड़ा है। बोर्ड के साथ साथ हमने कुछ और प्रिपरेशन करने की सोच रखा है, हमको मेंस भी फोड़ना है, हमको नीट भी करना है, तो इसलिए जो है कंटिन्यू पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और न्यूमेरिकल्स लगाना तो बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे होंगे, आपके पास कोई पर्टिकुलर बुक होगी तो आप उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पूछता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाई है, वहाँ आप कमेंट करिएगा, मैं आपका क्वेश्चन देख लूँगा बच्चा जो है। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, पढ़ते रहिए बच्चा, पढ़ते रहिए।